हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो हम लोग जो 10 का रोज़ क्लास पढ़ रहे थे 2 दिन से कुछ प्रोग्राम होने के कारण हम लोग क्लासेस डिस्टर्ब में रहे, क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाए आपको। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आज की क्लास बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो पेपर पूछता है लेकिन कोई पढ़ाता नहीं, जो पेपर पूछता है वो कोई नहीं पढ़ाता, और जो पेपर पूछेगा वो मैं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं आज की क्लास में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज की क्लास धमाकेदार, एक से बढ़ के एक प्रश्नों का कलेक्शन आज की क्लास में होगा। तो शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। समझिएगा भैया, आज बिल्कुल खतरनाक क्लास होने वाली है। अभी शिक्षक दिवस समाप्त हुआ, तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक धमाकेदार क्लास आपको देते हैं। मतलब आज की क्लास में सच में आप ऐसे प्रश्नों को पढ़े ही नहीं होंगे शायद। टीचर्स आपको पढ़ाता ही नहीं कि पेपर में क्या पूछा जाता है। पहले हमें यह समझना है कि मैं तैयारी किस चीज़ की कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाया क्या जा रहा है। ये समझ गए, समझ लो, सब कुछ समझ गए। तो चलिए आइए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं हम लोग बेहतरीन प्रश्नों के साथ। कह रहा है x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब x बराबर 4 है तब y बराबर 6 है। जब x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। कह रहा है x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है। इसी चीज को आप लिख सकते हो, ये x बराबर k इंटू 1/y। ये k यहाँ पे एक नियतांक है, नियतांक है। इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो, इस y का गुणा x में कर दो तो xy बराबर k। ये इक्वेशन बन गई एक। समझते चलिएगा, हमने लिखा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के k एक नियतांक लगा दिया और बराबर लगा दिया बीच में। x बराबर k इंटू 1/y। इस y का गुणा x में कर दिया तो xy बराबर k। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब समझिएगा, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहा जब x बराबर 4 हो तो y बराबर कितना है, 6 है। जब x बराबर 3 होगा तो y का मान क्या होगा। ठीक है, क्या होगा मैं बता रहा हूं, समझिएगा। आपने एक इक्वेशन बनाई है x y बराबर k बनाई। यहाँ पे x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 6, बराबर में k। तो k का मान कितना आ गया बेटा, 24 आ गया। k का मान कितना आ गया, 24। इसी इक्वेशन को फिर से लिखो, x y बराबर k। तो यहाँ पे x का मान कितना है 3, हमें y का मान निकालना है। बराबर में कितना है k की वैल्यू कितनी है 24, 3 और 8 24। तो y बराबर कितना आ गया 8। देखिए y का मान निकल आया। बताइए कोई डाउट है। बहुत ही आसान। जितना प्रश्न देखने में खतरनाक था उससे लाख गुना ज़्यादा आसान इसका मेथड है लगाने का। कुछ भी नहीं करना है, ये तो आप सभी लोग जानते ही जानते होंगे। वहीं से हमने इस इक्वेशन को बना लिया और जो वैल्यू दी थी उसको पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। देखिए सब लोग इस चीज़ को तो पढ़े ही पढ़े होंगे। रेशियो और प्रोपोर्शनल में वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। तो वहीं से हमने इस इक्वेशन को बना के आंसर निकाला। प्रश्न बहुत बेहतरीन, CHSL 2022। आगे बढ़ाए थे, जल्दी से नोट करिए। बढ़े चलिए। कह रहा है यदि P Q के अनुक्रमानुपाती है, यदि P Q के अनुक्रमानुपाती है और Q बराबर 232 होने पर P बराबर 227 होता है, तो Q बराबर 116 होने पर P का मान क्या होगा। अजीब सी बात कर रहा है यार। अब किल बार आपसे बात किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, अनुक्रमानुपाती की। क्या कह रहा है, P जो है Q के अनुक्रमानुपाती है। P जो है वो Q के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो अनुक्रमानुपाती है। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Q बराबर KP, और K हमारा क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है ना। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडर्न जमाने में ले आए तो हम कहते हैं P को Q के नीचे बुला लें, तो ये बन जाएगा Q बाई P इक्वल टू K, बन गया। अब चलिए समझिएगा क्या क्या दिया गया। जब Q बराबर 232 है और P बराबर 227 है, तो जब Q बराबर 116 होगा तो P का मान क्या होगा, यही पूछा। चलिए सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को उठाओ, Q बराबर KP से। Q का मान कितना है बेटा, 232। इस वाले इक्वेशन को उठा लेते हैं, चलो इसको हटाओ। क्या, K बराबर Q बाई P। K का ही मान निकाला जाए, सबसे आसान हो जाएगा। K का मान निकालते हैं, Q का मान कितना है 232, P का मान कितना है 227, ये K का मान हमने निकाल दिया। ठीक, इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, K बराबर Q बाई P, लिख दिया। K का मान कितना है 232 बटे में 227 इक्वल टू में Q का मान कितना है 116 और P का मान हमें निकालना है। चलो कैंसिल आउट करो, 116 से ये वाला 2 बार में कटेगा, फिर काटो, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 3 6 दसवां लगाओ, 2 5 10, तो P का मान बेटा कितना आ गया, 113.5 आ गया है ऑप्शन में। ये देखिए, बताइए कोई डाउट, बताइए कोई डाउट है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन बिल्कुल खतरनाक, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न, CHSL 2022 पेपर यही सब पूछता है और आपको कोई ये नहीं पढ़ाता। मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर पूछेगा। 10 का डोज का मतलब वही जो पेपर में आता है। ऐसी वैसी चीज़ें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, जो पेपर ही ना पूछे, पढ़ाओ वही जो पेपर पूछे। मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि आपका समय बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य समय का अच्छे से उपयोग करके सिलेक्शन लिया जाए। सबसे ज़्यादा कीमती इस समय सिलेक्शन ही है आपके लिए, इससे ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं। पढ़ो वही जो पेपर पूछे, फर्जी की चीज़ें पढ़ने से अपना समय मत बर्बाद करूँ। ये क्वेश्चन इस बार SSC GD में आ सकता है। जितने बच्चे GD की तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस जरूर करेंगे, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है, CHSL में आया तो आगे SSC GD में ऐसा कोई प्रश्न बन के आ सकता है। हमें लगता है दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके ही आंसर निकाला है ना, जो वैल्यू दी गई उसको पुट कर दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन CHSL 2022 का। चलिए इसको समझते हैं फिर से एक बार। x यदि y x के अनुक्रमानुपाती है, y जो है x के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तो हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू के वाई, या इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू एक्स बाई वाई। ये तीनों चीज इसको लिख सकते हैं, चलिए अब जो जो वैल्यू दी गई उसको रखते हैं, बस आंसर आ जाएगा। पहली बार मैं आपसे कहा जब x बराबर 42 है तो y बराबर 61 है, तो जब x बराबर 54 होगा तो y का मान क्या होगा। यहाँ से k बराबर x अपन y की इक्वेशन उठा लीजिए, ये वाली इक्वेशन उठा लिया। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो 42 बटे 61, हमने x की वैल्यू 42 लिख दी और y की वैल्यू रख दी कितना, 42 बटे 61। इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखो x बाई वाई, तो यहाँ पे देखिएगा k की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, k की वैल्यू 42 बटे 61 लिख दीजिए, और यहाँ पे x की वैल्यू 54 दे रखा है बटे में y। काटो, ये 6 सते 42, 6 नवा 54, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा 9 1 9 और 9 छाक 54, और इस 7 को बटे में भेज दो ना, और बराबर में y लिख दो। ठीक, हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा किया और इसको बटे में भेज के बराबर में y लगा दिया। ठीक, चलिए काटिएगा, 7 सते 49, 7 सते 49, कितना बचेगा 49 का मतलब यहाँ पे बचेगा 5, तो ये बचेगा 59, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचेगा 3, 7 चौको 28, 78.4 जाएगा, अप्रॉक्स में वैल्यू 78 आएगी। y का मान कितना आया 78.4, तो अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आप 78 ले लीजिए। कह रहा पूर्णांक मान का संज्ञान ले, मतलब दशमलव वाली वैल्यू को छोड़ देना है, पूर्णांक मान का संज्ञान लेना है। बहुत ही खतरनाक, मतलब वाकई बेस्ट क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, शायद ही आज तक आपने पढ़ा हो।
बहुत कम ही बच्चों ने पढ़ा होगा ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए कोई डाउट है किसी को कहीं पर? आगे बढ़ाया जाए फिर। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, लगाइए जल्दी से और कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। CGL 2022 के पेपर में आया, जल्दी से बताइए। प्रश्न आपका, उत्तर भी आपका, देना ही आपको है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की जो डोज है वो बहुत ही खतरनाक है। आज कोरोना की डोजें सब फेल हो जाएंगी, मैथ का ऐसा डोज है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आइए। फिर देखिए एक MTS ने इस लेवल का प्रश्न पूछा है कि मैं क्या बताऊं, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न, मतलब MTS इस लेवल का प्रश्न पूछ रहा है। मैं तो मान गया कि मतलब MTS अगर इतना बदल सकता है तो आने वाले पेपर और कितना बदलाव करेंगे, ये सोचा ही नहीं जा सकता। चलिए क्या कह रहा प्रश्न समझिएगा। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है। एक दुकानदार है, वो आप जब शॉप पे जाते हो सामान लेने, वो 4 प्रकार की योजना बताता है आपके लाभ के लिए। किस योजना में अधिकतम छूट मिलेगी, तब आपको समझना होगा कि किस योजना में अधिकतम छूट मिल रही है। जिस योजना में आपको अधिकतम छूट मिलेगी आप उसी योजना से उस वस्तु को खरीदना चाहोगे। मान लीजिए आप एक शर्ट लेने गए दुकान पे, दुकानदार ने कहा मेरे पास 4 प्रकार की छूट है। उन 4 प्रकार के छूट में आप कौन सी छूट लेना चाहोगे? तो आपका मन तो यही जाएगा ना कि जो 4 प्रकार में सबसे ज़्यादा छूट जहाँ मिलेगी हम वही लेंगे। तो बस वही प्रश्न है, आइएगा। कह रहा 4 प्रकार की योजना दी गई, निम्नलिखित योजना में किसमें छूट प्रतिशत अधिकतम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा छूट होगी। तो हमें इन चारों योजनाओं में अलग अलग छूट निकालनी होगी। पहले तो हमें छूट पता होना चाहिए कि किन किन मतलब चारों जो योजनाएं है उसमें कितने कितने % की छूट मिल रही है, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना हमें किस में लाभ है। तो सबसे पहले इन योजनाओं के बारे में समझना होगा। आइए, पहले वाले में आपको 2 छूट दे रहा है, एक 25% की छूट दे रहा है और एक 22% की छूट दे रहा है। 2 छूटें दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है। कह रहा अगर आप एक वस्तु खरीदोगे तो हम एक आपको 25% की छूट देंगे और उसी के ऊपर एक 22% की और छूट देंगे। मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएंगे, क्रमिक छूट दी जाएगी। तो जब भी क्रमिक छूट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग प्रतिशत परिवर्तन के फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला होता है x + y - xy अपॉन 100। जब भी आपको ये कह सकते हैं, जब भी छूट प्रतिशत निकालना हो, छूट प्रतिशत निकालना हो तो आप इस फार्मूले का उपयोग आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे 25 जो है वो x है और जो 22 है ये y है। तो इसकी वैल्यू रखो 25 + 22 - 25 गुणे 22 बटे में 100। 25 और 22 कितना हो जाएगा 47 माइनस इसका गुणा कर दीजिएगा 25 दूना 50 का 0 हाथ से लगेगा 5, ऐसे कर दिए 22 पंचे 110 का 0 हाथ से लगेगा 11 और 22 दूना 44 और 11 55 बटे में 100। एक 0 से एक 0 काटिएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 और 47 से 5.5 घटाएंगे तो 41.5% की छूट आएगा। मतलब जो 25% और 22% की 2 छूटें हैं, यहाँ पे अगर टोटल छूट की बात की जाए तो 41.5% की टोटल छूट आएगी। भैया एक एक छूट को अलग अलग निकाल के ही आप बता सकते हो किसमें आपको ज़्यादा छूट मिलेगी। तो जो पहली वाली छूट थी 25% और 22%, यहाँ पे सबसे पहले हमने छूट प्रतिशत लगाया +x + y - xy अपॉन 100। एक x है 25 और y है 22, उसको सॉल्व कर लिया तो हमें छूट कितनी आ गई 41.5% की। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, हमें सब कुछ समझाना है। इसको रफ करते हैं, इस फॉर्मूले को लिखा दे रहे हैं बस। अब दूसरा, ये दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, ये बी वाला है। दूसरे में कह रहा है आपसे 3 गेट, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। दूसरे वाले में कह रहा है कि आप 3 वस्तु खरीदोगे तो 2 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिलेंगी।
ठीक है। आजकल दुकान पे एक अच्छा बिजनेस चलता है, मॉल में ज़्यादा चलता है कि एक के साथ एक फ्री, बाई 2 गेट 1, बाई 4 गेट 5। ये कैसे हो सकता है? कोई दुकानदार आपको फ्री में कोई वस्तु दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। आजकल फ्री में, यार फ्री की बात की जाए तो फ्री में आजकल प्यार नहीं मिलता, और वो कह रहा है मैं वस्तुएं फ्री में देता हूँ। इम्पॉसिबल है आजकल। अच्छा आप अब एक बात समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी लड़का और लड़की की शादी तय होती है, और जब लड़की और लड़के एक दूसरे से मिलने जाते हैं शादी के समय, वो जब दिखाई उखाई होती है, कहते हैं कि चलो लड़की देखाओ, तो लड़का जब लड़की देखने जाता है तो वो पूछता है लड़की से, मतलब जब लड़के लड़की को थोड़ा सा समय दिया जाता है ना कि थोड़ा सा आप लोग अगर बात करना चाहो तो बात कर लीजिए। तो जब बात करने जाते हैं तो वो दोनों क्या बात करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज बात कर लेते हैं। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि लड़के जो हैं, लड़के खूबसूरती देखकर लड़की को पसंद करते हैं, लड़के खूबसूरती देखकर लड़की को पसंद करते हैं, और लड़कियां लड़कों की हैसियत देख के उसको पसंद करती हैं। क्यों? इसका कारण है, कारण ये है कि जब लड़का लड़की देखने जाता है तो लड़का पूछता है कि आप खाना बना लेती हैं, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी, क्या क्या डिग्री हैं, खाना आप टेस्टी बना लेते हैं, कोई कमी तो नहीं खाने बनाने में, मतलब आप घर में ये कह सकते हैं कि आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि आप एडजस्ट ना कर पाओ। यही सब क्वेश्चन तो लड़के करते हैं। ये तो नहीं कहते ना कि तुम कितना कमाती हो। कभी उन लड़के ने पूछा नहीं लड़की से कि आप कहीं जॉब करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो, या घर का खर्च कैसे चलाओगी, लड़के ने पूछा नहीं पूछा। लेकिन लड़की क्या क्वेश्चन करती है? लड़की हमेशा एक ही बात कहेगी लड़के से कि आप करते क्या हो। सीधा सा प्रश्न होता है कि आप क्या करते हो। इसका मतलब है कि आप अगर कुछ नहीं करते हो तो आप बेकार हो उसके लिए। इसका मतलब सीधा सा है कि उसने हैसियत देख के ही आपसे प्यार करेगी। अगर आपके पास कुछ नहीं तो आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं। तो लड़की तो यही पूछती ना कि आप मंथली कितना कमा लेते हो, आपकी इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी कमाई कहाँ से है, यही तो पूछती है। आपने जो पढ़ाई कर रखी उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब आप उस पढ़ाई से कुछ कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, या सिर्फ पढ़ के डिग्री ही बटोरे हो। लेकिन आपने लड़की से नहीं पूछा ना कि आप कितना कमाती है, या आप कभी कमाने का प्रयास करोगी या नहीं करोगी, नहीं पूछा ना। बस यही डिफरेंस है लड़के और लड़की। लड़का जब भी किसी लड़के के घर वाले आते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़का करता क्या है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप पढ़ो ज़रूर, क्योंकि आपकी सारी जितनी मैं कहता हूँ जितनी भी आपकी मन में जो भी आप सोचते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं, वो तभी पूरा होगा जब आप कुछ करते होगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ के नौकरी ही ली जा सके, लेकिन मैं पढ़ के ज्ञान प्राप्ति के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही ली जाए। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहता हूँ कि सभी बच्चों को जॉब मिलेगी, लेकिन सभी बच्चे अगर शिक्षित होंगे तब वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हो तब आपको कुछ भी करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं पढ़ा जाता, हमेशा जॉब के लिए ही नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाई की जाती है अपने आने वाले जीवन को थोड़ा सा ये कह सकते हैं कुछ सुधार हो जाए हमारी लाइफ में। जो हमारे ये संघर्ष के जीवन हैं इसमें कुछ सुधार हो, तो इन सुधार में लाने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद ही हमें कोई पूछता है, कोई प्राइवेट जॉब देता है, कोई गवर्नमेंट जॉब देता है, कोई अपने क्या किसी काम पे रखता है, वो तभी संभव है। आप अपना बिजनेस तभी कर पाओगे जब आपके पास ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के बिजनेस भी आजकल नहीं चलते, क्योंकि बिना ज्ञान के आपके अंदर समझदारी नहीं होगी, आपके बात करने का वो लहजा नहीं होगा, वो तरीका नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि जितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बच्चे अपने लाइफ स्टाइल में एक बदलाव ज़रूर करें। अपनी वाणी का,
वाणी से दूसरे को जीतने का प्रयत्न करें। आप ऐसे शब्दों का चयन करें कि जब सामने आप किसी के बोलें तो वो शब्द उस सामने वाले व्यक्ति के दिल को मतलब इतना मोहित कर लें कि वो सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ ही करता रहे। ऐसा आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए। कंपटीशन के बच्चे हो, आपको सब कुछ करना होगा, आपको सब कुछ सीखना होगा, एक एक चीज़ जानना होगा। और पढ़ाई से कभी भी कंपटीशन का बच्चा भाग नहीं सकता। अगर वो पढ़ाई से भागा तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सबसे आसान काम कुछ है करने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। उसके बाद जितने भी काम है सब कठिन है, पढ़ाई करना सबसे आसान काम है। चलिए, तो हमने एक दुकान पर गए हैं और हमें 4 प्रकार की छूटें मिल रही, वहाँ पे बताना है कौन सी छूट सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो पहले वाले में हमें 41.5% होगा। दूसरा वाला जो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ पे कह रहा है 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएं, मतलब 3 वस्तुएं खरीदो 2 वस्तुएं मुफ्त में ले जाओ। तो छूट प्रतिशत बराबर होता है मुफ्त वस्तुएं गुणे 100 बटे में कुल वस्तुएं, ये फार्मूला होता है। तो दूसरे वाले में हमें छूट प्रतिशत निकालना है। इसमें मुफ्त वस्तुएं कितने हैं? 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। कितनी मुफ्त है? 2 गुणे 100 बटे में कुल वस्तुएं मतलब जितने सामान आप घर को लेके आए हो। तो आप कितना सामान घर के लेके आए? 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो कितने सामान घर को लेके आए? 5। तो कुल वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई? 5। तो यहाँ पे होगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पे जो छूट मिलेगी आपको कितनी मिलेगी? बी वाले में 40% की। सी वाले में आइए, 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, तो कितनी आपने मुफ्त में पाया? 4 गुणे 100। टोटल खरीदा कितनी आपने? 5 4 9। टोटल वस्तुएं 5 आपने खरीदा, 4 मुफ्त पाए, तो घर लेके कितनी आए? 9। तो कुल वस्तुओं की संख्या 9। आप घर कितनी लाए? 9। तो 400 बटे में 9, काटो इसको। 9 से 9 चौको 36, 4 जाएगा 9 चौको 36, फिर 4 जाएगा 10.9 चौको 36, मतलब यहाँ पे छूट आएगी 44.44% की। डी वाले में आइएगा, 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी? 3 गुणे 100। खरीदा कितनी है? 7। 4 खरीदा आपने, 3 मुफ्त पाए, तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई? 7। तो ये हो गया 300 बटे में 7। काटो इसको, 7 चौको 28, 2 जाएगा ना, 7 दूनी 14, 7 56, यहाँ पे 42.8% की छूट। पहले वाले में आपको 41.5, दूसरे वाले में 40, तीसरे वाले में 44.4, तीसरे वाले में 42.8। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पे आई? सी वाले में, 44.4% की छूट। अब सोचिएगा, एमटीएस इस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है, तो सोचिए 2022 के पेपर का लेवल अगर ऐसा है तो 2023 2024 का लेवल क्या होगा। मैं पेपर का लेवल दिखाने के लिए 10 का डोज स्टार्ट किया हूँ। शाम की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, 8 बजे वाली, बहुत ही जल्द सारे चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वो भी आप सभी को ज्वाइन करना है। आइए, ये तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब सच में रियलिटी में यूपीएससी 2022 में पूछा गया। देखिए, क्वेश्चन लगाने का पैटर्न आपको सीखना है कि हम लोग क्वेश्चन कौन सा कितनी आसानी से लगा सकते हैं। कह रहा वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 2000 और 4 वर्षों में 2400 हो जाती है। कोई एक राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2000 हो जाती है और 4 वर्षों में 2400 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा आपको। हमने कहा कि हमारे पास x रुपए हैं, ये x रुपए 3 वर्षों में 2000 हो जाते हैं और यही x रुपए 4 वर्षों में 2400 हो जाते हैं।
यही तो कहा। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 2000, एक राशि x रुपए की है जो 3 वर्षों में कितना हो जाता है 2000, और 4 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है, और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 2400 रुपये हो जाती है। हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की कितने वर्ष का परिवर्तन है, ये टोटल परिवर्तन 4 साल का है और 3 साल का परिवर्तन यहाँ तक, शेष बचा 1 साल। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू परिवर्तित हुई वो 4 साल में हुई। तो हमारे पास एक धनराशि x थी जो 3 साल में 2000 हो गई, यहाँ से 1 साल बचा तो कितनी हो गई 2400। अब समझिएगा, अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट पे काम करें तो क्वेश्चन जल्दी आसानी से लगेगा। अगर हम इस 3 साल की बात करें, 3 साल की, तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 3 साल के लिए। मतलब जब हम किसी धन पर ब्याज लगाते हैं तो वो अमाउंट में परिवर्तित होता है। तो हमारे पास x रुपए थे, हमने 3 साल का ब्याज लगाया तो ये हो गया 2400, क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। ये 3 साल के लिए हुआ। अगर हम इसी परिवर्तन की अब बात करें सिर्फ इतने की जो 1 साल का परिवर्तन है, ये 1 साल में कितना हो जाता है 2400। तो हम ये कह दें कि अब इस समय ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है 1 साल के लिए, है ना। 1 साल का परिवर्तन, तो 1 साल में जो ब्याज लगा होगा 2000 रुपये जो ब्याज लगा होगा 1 साल में, तब ये धनराशि 2400 हुई होगी। तो अगर 1 साल की बात की जाए तो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। यहाँ से आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बना लो। क्या बना लो? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 2400 बटे में 2000। ये 1 2 कट गया, तो रेशियो बन के क्या आ गया आपके पास अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का 24 बटे 20। मतलब 20 रुपए ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये अमाउंट 24 रुपए। आप बैंक में 20 रुपए जमा करते हो, आपको बैंक से 24 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए ब्याज मिला? 4 रुपए ब्याज मिला। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज की दर। तो ब्याज कितने रुपए? ब्याज 4 रुपए गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल, तो 20 पंचे 100 और 5 चौको 20, तो ब्याज की दर क्या हो गई 20%। ये सबसे आसान और सबसे सॉलिड मेथड है भैया। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा, जिन्होंने अगर ये क्लासेस कभी भी ज्वाइन नहीं की हैं कहीं भी किसी भी टीचर से, तो इस मेथड में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होने समझने के लिए, तो इस मेथड की हमने एक क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी बना रखी है, वहाँ से जाके पढ़ लेना, पूरा मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलें आगे बढ़ा जाए। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है हमसे या कहीं से भी, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इस मेथड का कैसे उपयोग किया जा रहा है। हमने अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो बना लिया। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 24 बटे 20। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। मतलब हम बैंक में 20 रुपए जमा करते हैं, बैंक हमें 24 रुपए देता है, तो 4 रुपए का ब्याज देता है। तो ब्याज गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। चलो आगे बढ़ो। ये मतलब बहुत ही बेहतरीन, भैया जल्दी से पढ़ो, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये वाला। तो मतलब ये सच में वाकई में काबिले तारीफ। बताया जाए, कह रहा है एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतने इतने रुपए आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए मिलता है? 300 रुपए। और साधारण ब्याज कितने रुपए मिलता है? 250 रुपए। यही तो कह रहा, एक धनराशि है, वो सेम धनराशि साधारण ब्याज पे दी जाती है 2 वर्ष के लिए, और वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे दी जाती है 2 वर्ष के लिए, और दोनों से जो ब्याज मिलता है वो अलग अलग मिलेगा। कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के प्रति वर्ष ब्याज की दर समान है, और ब्याज दर भी समान है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित मतलब दर बताना है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यही तो कहा। अब इस प्रश्न को करने का क्या तरीका होना चाहिए? आपका दिमाग कहाँ तक जा रहा है? मैं तो इसको सेकंडों में करने का तरीका बता दूंगा
क्योंकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया ना तो सबसे सॉलिड बात यही दिया। यहाँ से कितना आसान होता है क्वेश्चन का दर निकालना, बहुत ही आसान होता है। अब समझिएगा भैया, हम एक चीज़ आपको बताते हैं, एक नोट लिखिएगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, मतलब अगर पहले वर्ष में आपको 10 रुपये ब्याज मिला साधारण ब्याज, तो दूसरे वर्ष भी 10 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 10 मिलेगा, चौथे वर्ष भी 10 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष समान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ ब्याज पे ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। इस बात को माइंड में सेट कर लो। अब समझिएगा, ये जो साधारण ब्याज है ये कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 250 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 125 रुपया होगा। होगा ना? होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जब 2 वर्ष में आपको 250 रुपये मिले तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 125 रुपये। अब सुनिएगा दूसरी बात, 1 साल का पहले वर्ष का, ये कहो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहता है। पहले साल में जो साधारण ब्याज जितने रुपए प्राप्त होगा उतने ही रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पहले वर्ष साधारण ब्याज 125 रुपया है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 125 रुपया होगा। और यहाँ पे टोटल 2 सालों में आपको 300 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। टोटल 2 सालों में कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 300 रुपये। तो पहले साल में कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 125 रुपये। C1 पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 125, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 300 से 125 घटा दो तो 175 रुपया। दोनों वर्ष के ब्याज हमें पता चल गए। बताओ कोई डाउट है? यहाँ तक कि बिल्कुल क्लियर है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 125 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 125। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपया, तो 1 वर्ष का 125। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है। तो पहले वर्ष में अगर 125 रुपया साधारण ब्याज आया तो 125 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आया होगा। 300 से 125 रुपया घटा दे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। अब समझना, ये 1 साल का ही तो परिवर्तन है। तो ये 125 रुपया प्रिंसिपल है और 175 रुपया अमाउंट है। तो 125 से 175 हुआ तो ब्याज कितना मिला? 50 रुपया मिला ना। तो ब्याज दर निकालना है, तो ब्याज गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है क्या? 300 से 125, 5 5 10, 7 2 9, 110, 25 पंचे 125। अच्छा ये गलत हो रहा है। 25 चौको 100, ये 5 से कटेगा 10 और 10 चौको 40। सबसे आसान मेथड आपको बता दिया। इतने बड़े प्रश्न का इससे आसान मेथड और कोई नहीं। सबसे आसान मेथड मैंने आपको बता दिया। मैंने इस चीज़ को बना लिया और उत्तर निकाल लिया। ये सबसे आसान मेथड में आता है। और ख़तरनाक प्रश्नों का आसान मेथड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके पेपर में आपको समय नहीं मिलता और हमें कम समय में क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ाया जाए, कोई डाउट है? तो ब्याज दर 40%, बहुत ही बेहतरीन। 2 बातें ध्यान रखिएगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। दूसरी बात, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहता है। बस आइए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, 2 प्रश्न और हैं। ये भी प्रश्न MTS 2022 में आया, सुनिएगा। कह रहा है एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती हुआ आगे की 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? औसत चाल क्या है? भैया जब चली गई दूरी असमान हो तो देखो पहले 30 किलोमीटर चलती है, बाद में 20 किलोमीटर चलती है।
तो चली गई दूरी समान नहीं है। जब चली गई दूरी असमान हो तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ये औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, और हमें औसत चाल ही निकालना है, औसत चाल। तो कुल दूरी क्या है, पहले लड़की 30 किलोमीटर जाती है, बाद में 20 किलोमीटर जाती है। तो कुल दूरी की बात की जाए तो 30 प्लस 20। समय, अब समय निकालना, समय तो हमें दिया नहीं गया। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो 30 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय बराबर दूरी बटे चाल, हमें समय निकालना है, समय निकालना है। तो दूरी बटे चाल निकाल के इसका समय निकाल लेंगे। ये 30 और 20 50, बटे में 15 दूना 30, 10 दूना 20, 2 2 4, ये काटो, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो एवरेज चाल आ गई 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न। आगे बढ़े भैया, बाबू आगे बढ़ा जाए। आज की क्लास में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मेरे ये थोड़ा सा वॉइस में इसलिए प्रॉब्लम है, कुछ दांत वात थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए वॉइस थोड़ी सी आज डिस्टर्ब कर रही होगी आपको। हमें समझाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं पूर्ण रूप में आपको समझा भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद लग रहा है। वैसे अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, क्लास यहीं स्टॉप कर दी जाए, कल फिर पढ़ाया जाएगा। चलो एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं, इसके आगे फिर कल पढ़ाते हैं। और क्या, यूपीएसआई 2022 प्रश्न खतरनाक। मैं बहुत बार ऐसा प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये अपने आप की 42 गुना हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको एक सॉलिड फार्मूला बढ़ा रखा है, T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। पढ़ाया ना है आपको, पढ़ाया कि नहीं बेटा, पढ़ा के रखा है ना, सबको पढ़ाया है, एक लोगों को नहीं पढ़ाया। चलिए, 2.5 वर्षों में अपने आप से 2 गुनी, तो पहला समय है 2.5 वर्ष, बीच में बराबर n जो होता है हमेशा गुना होता है 2 - 1। कितने वर्षों में ये 42 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों, मतलब T2 की बात कर रहा है, कितने गुना, 42 गुना, यही तो कह रहा है। सॉल्व कर लो, 2.5, अब इसको इधर गुणा कर दो, 42 का इसमें गुणा करो, 2.5 × 42, ये दो, अच्छा सॉरी प्यारे बच्चों, 42 - 1 बनेगा, 2.5 अपॉन में T2 इक्वल टू 1/41। इसका इसमें गुणा कर दो, 2.5 × 41 इक्वल टू T2 का 1 में गुणा कर दो, T2। 25 का 41 में गुणा करो, 25 का 41 में गुणा करो जल्दी से, 25 एक नम 25 का 5, हाथ से लगेगा 2, 25 चौको 100 और 2 105 दशमलव में 102.5। ये बहुत सॉलिड फार्मूला, इसको नोट करिएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा जरूर, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। आगे बढ़ाया जाए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार। आगे बढ़ें भैया, सबको समझ में आ गया होगा, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं करना, बहुत पढ़ा चुका हूँ इसको मैं। चलिए इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतने क्वेश्चन पे क्लास रोकते हैं क्योंकि शायद मुझे लग रहा है आज मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आ भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी मैं कोई बात कह नहीं सकता हूँ। और आगे हमारी आपकी कल मुलाकात होगी। प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शेयर किया करिए और एक लाइक ज़रूर किया करिए, एक कमेंट ज़रूर किया करिए, अगर मेरी मेहनत आपको लगती है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। आगे हम कल बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात करते हैं, खतरनाक प्रश्नों के साथ। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।